हमारी सांस्कृतिक विरासत इतनी बेशकीमती है कि पूरे दुनिया ने उसको स्वीकार किया। जो अच्छी चीज है वो भारत से बाहर गई तो भारत से बाहर के देशों ने भी उसे स्वीकार किया। और जिसमें गंदगी है, जिसमें वर्ण और वर्ण में जाति है, जिसमें कोई जन्म से ऊंच और जन्म से नीच है, ऐसी गंदी व्यवस्था को पूरे दुनिया के किसी देश ने स्वीकार नहीं किया। महाराज जो आरक्षण के जनक थे, हम उनकी जयंती मना रहे हैं और साथ ही साथ अब से लगभग 600 साल पहले जो क्रांतिकारी बात उस वक्त कबीरदास जी ने कही और आज कहना मुश्किल है, उनकी भी हम जयंती मना रहे हैं। तो मैं आयोजकों को और आप सबको इन महापुरुषों की जयंती पर शुभकामनाएं देता हूं। और चूंकि उनके बारे में हमारे कुछ प्रोफेसर साथियों ने और विद्वानों ने काफ़ी विस्तार से चर्चा की है, तो मैं अपना समय उनके ऊपर चर्चा पर बिल्कुल नहीं लगाऊंगा। मैं तो आज आप लोगों से बातचीत करने आया हूं, कुछ सवाल आपसे पूछना चाहता हूं, कुछ जवाब आपको देना चाहता हूं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो लोग ये मानते हैं कि हमें अपनी जाति पर गर्व करना चाहिए? वाह, बहुत बढ़िया। मतलब यहां 15, 20, 25 लोग ऐसे हैं जो इस बात को मानते हैं कि हमें अपनी जाति पर गर्व करना चाहिए। दूसरा सवाल ये मेरा है, क्या हमारे लोगों के साथ उत्पीड़न जो होता है वो जाति की वजह से होता है? इस बात को कितने लोग मानते हैं? तो अगर जाति की वजह से जातिगत उत्पीड़न होता है तो फिर जाति पर गर्व करने वाली कौन सी बात है? ये तो शर्म की बात है। अगर ये जाति की वजह से जातिगत उत्पीड़न है तो जितनी जल्दी हो सके जाति को छोड़ दो। भाई अमेरिका में कोई जातियां नहीं है, इंग्लैंड में कोई जाति नहीं है, जापान में कोई जाति नहीं है, चाइना में कोई जाति नहीं है, रसिया में कोई जाति नहीं है, फ्रांस में कोई जाति नहीं है, इटली में कोई जाति नहीं है, स्पेन में कोई जाति नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में कोई जाति नहीं है, पूरी दुनिया में कोई जाति नहीं है। केवल जाति भारत में है और भारत में जाति की वजह से जातिगत उत्पीड़न है। तो जिस जाति की वजह से उत्पीड़न है, जितना जल्दी हो सके उस जाति को छोड़ दो और इस पूरे समाज को, बहुजन समाज को जोड़ दो। जिस दिन आप लोग इस जाति की गंदगी से बाहर आ जाएंगे और इस इतिहास को समझ लेंगे कि हमारे पूर्वज बौद्ध थे, हमारी सांस्कृतिक विरासत इतनी बेशकीमती है कि पूरे दुनिया ने उसको स्वीकार किया। जो अच्छी चीज है वो भारत से बाहर गई तो भारत से बाहर के देशों ने भी उसे स्वीकार किया। और जिसमें गंदगी है, जिसमें वर्ण और वर्ण में जाति है, जिसमें कोई जन्म से ऊंच और जन्म से नीच है, ऐसी गंदी व्यवस्था को पूरे दुनिया के किसी देश ने स्वीकार नहीं किया। और जो चीज जो हमें जन्म से नीच बनाती हो, कुछ खास लोगों को जन्म से ऊंचा बनाती हो, जो व्यवस्था देश के 90% लोगों को पढ़ने लिखने से, ज्ञान से दूर रखती हो, जो व्यवस्था देश के 90% से ज्यादा लोगों को व्यापार और संपत्ति से दूर रखती हो, मुझे लगता है ऐसी व्यवस्था से हमारे लोगों को बाहर निकल के आना चाहिए। और जिस व्यवस्था में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय है, ऐसी व्यवस्था को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी स्वीकार कर लेना चाहिए। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर
इस बात को बारीकी से समझ गए थे कि हमारे लोगों के साथ जाति की वजह से जातिगत उत्पीड़न है और वो व्यवस्था वर्ण और जाति पर टिकी हुई है। हम उस व्यवस्था में बने रहेंगे तो ज्ञान से वंचित रहेंगे, चूंकि उस व्यवस्था का धर्मशास्त्र हमें पढ़ने की इजाजत नहीं देता। उस व्यवस्था का धर्मशास्त्र हमें व्यापार करने की, धन संपत्ति अर्जित करने की इजाजत नहीं देता। उस व्यवस्था का धर्मशास्त्र हमें इंसानियत का दर्जा भी नहीं देता। उस व्यवस्था का धर्मशास्त्र जिस तालाब में जानवर मलमूत्र कर सकता है, उस तालाब के पानी को छूने की भी इजाजत नहीं देता। ऐसी व्यवस्था को जितनी जल्दी हो सके उसको हमें छोड़ देना चाहिए। यह बात डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को समझ आ गई और उन्होंने 1935 में से पहले तो ये कोशिश की कि उस व्यवस्था में से इस गंदगी को दूर करके उस व्यवस्था को ठीक किया जाए। और जब उनके सारे प्रयास विफल हो गए तो उन्होंने 1935 में येवला में ये संकल्प किया कि मैं इस व्यवस्था में, जिसमें वर्ण और जाति है और जाति की वजह से जातिगत उत्पीड़न है, मैं उसमें पैदा हुआ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं उसमें मरूंगा नहीं, ये मेरे बस की बात है। उसके बाद पूरे दुनिया के धर्मों का अध्ययन करने के बाद उनको जो बारीक अंतर समझ आया वो ये था कि बाकी धर्म एक धर्मशास्त्र से चलते हैं और उस धर्मशास्त्र पर क्वेश्चन करने का वहाँ आज़ादी नहीं है। और दूसरी तरफ बुद्धिज़्म है, जहाँ बुद्ध खुद कहते हैं कि किसी बात को इसलिए मत मानो कि ये मैंने कहा है, किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि ये किसी धर्मशास्त्र में लिखी है, किसी बात को इसलिए भी मत मानो कि विद्वानों ने कही है। किसी भी बात को मानने से पहले उसका परीक्षण करो, उसको तर्क की कसौटी पर कसकर देखो, बुद्धि और विवेक से कसकर देखो, और परीक्षण करने के बाद आपको अगर लगे ये बात सही है, ये हमारे लिए हितकारी है, तब आप उस बात को मानो। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को ये जब बारीक अंतर समझ आया और इसको समझने में लगभग 21 साल सारे धर्मों के धर्मशास्त्रों का अध्ययन करके तब उन्होंने तय किया कि ये जो साइंटिफिक रिलीजन है, जिसमें तथागत बुद्ध कहते हैं अत्त दीप भव, अपना दीपक स्वयं बनो, जिसमें लोगों को प्रश्न करने की आज़ादी है, जिसमें लोगों को साइंटिफिकली सोचने की आज़ादी है, जिसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय है, जिसमें प्रज्ञा है, शील है, जिसमें सबके लिए सम्यक दृष्टिकोण है, वही शायद मानव के लिए कल्याणकारी धम्म है। तब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संकल्प किया कि मैं भारत को बौद्धमय करूंगा, मैं भारत को प्रबुद्ध भारत बनाऊंगा, जहां किसी का जाति के आधार पर उत्पीड़न ना हो, वर्ण के आधार पर उत्पीड़न ना हो, जहाँ कोई जन्म से ऊंचा और जन्म से नीचा ना हो, जहाँ स्त्री और पुरुष के बीच में कोई अंतर ना हो, जहाँ कोई छोटा व बड़ा ना हो, जहाँ सबके लिए समान दृष्टिकोण हो, जहाँ सबके लिए न्याय की अवधारणा हो। तो उन्होंने ये संकल्प किया कि मैं भारत को बौद्धमय करूँगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 14 अक्टूबर 1956 को धम्म दीक्षा लेने के बाद 1 महीना 22 दिन बाद ही वो महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए। और उनका जो सपना था भारत को बौद्धमय बनाने का, भारत में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित व्यवस्था तैयार करने का, वो सपना रह गया। और हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग गद्दार साबित हुए, जिन्होंने ये भी नहीं सोचा कि हमारे पढ़ने लिखने के रास्ते खोलने वाले, हमारे संसद और विधानसभाओं में हमारे लिए कुर्सी सुनिश्चित करने वाले भारत को बौद्धमय बनाना चाहते थे। हम कितनी नकारा और निकम्मी औलाद है कि बाबा साहेब के सपने को भी पूरा न कर पाए। इसलिए हमने संकल्प किया है और हम आपसे भी चाहते हैं कि आप भी संकल्प करो। अगर आप ये मानते हो कि जाति एक बीमारी है और जाति की इस बीमारी की वजह से हजारों साल तक हमारा उत्पीड़न हुआ है, हम जाति को छोड़ेंगे, तो बाबा साहेब के संकल्प को याद करके तय करो कि हम भारत को बौद्धमय बनाने के सपने को पूरा करेंगे। केवल जुबान चलाने से काम नहीं चलेगा।
बोलने से केवल काम नहीं चलेगा। अरे जरा सोच के देखो कि ये रिप्रेजेंटेशन डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने हमारे लोगों को क्यों दिया। इसलिए दिया था कि हमारे लोग जीतने के बाद विधानसभाओं में और संसद के अंदर जाएंगे और हमारे लोगों के ऊपर अगर कहीं भी कोई उत्पीड़न होता है या उनके खिलाफ कोई नीति बनती है तो विधानसभाओं में और संसद में मजबूती के साथ अपने समाज की आवाज को बुलंद करेंगे। अगर उनको पता होता ये संसद और विधानसभाओं में जाने के बाद गुलाम बनकर बैठ जाएंगे और उन्हीं की आंखों के सामने हमारे लोगों के विरोध में प्रस्ताव पारित होंगे और वो तालियां बजाकर उन प्रस्तावों को पारित करवाने में अपनी भूमिका निभाएंगे, तो शायद डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर हमारे लोगों के लिए संसद और विधानसभाओं में ये रिप्रेजेंटेशन की व्यवस्था ना करते। हम लोग गद्दार साबित हुए, हम लोगों ने धोखा दिया है, हमारे लोगों का लगातार उत्पीड़न आज जारी है। और जो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर हमारे आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई का रास्ता खोल कर गए, जो नौकरियों का रास्ता खोल कर गए रिजर्वेशन की व्यवस्था करके, वो दोनों रास्ते सरकारों ने एक साजिश के तहत फिर से बंद कर दिए। फिर से आपके पढ़ाई के अधिकार को खत्म कर दिया, फिर से आपके नौकरियों में आने के रास्ते को बंद कर दिया। आप कहेंगे जी पढ़ने को कौन मना कर रहा है, रास्ता तो खुला हुआ है, कोई भी पढ़ सकता है। अरे जब पढ़ाई इतनी महंगी कर दी कि आप चाह के भी अपने बच्चों को अच्छे संस्थानों में पढ़ाई नहीं पाएंगे, इसका मतलब पढ़ाई तो छीन ली ना। हमने तो सर्वे करवाया कि देश के अंदर जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय के जज हैं, देश के अंदर जितने सीनियर ब्यूरोक्रेट्स हैं, देश में जितने सीनियर प्रोफेसर, सीनियर साइंटिस्ट, सीनियर डॉक्टर, सीनियर इंजीनियर हैं, वो कौन से स्कूलों से पढ़े हैं। तो सर्वे में निकल के आया 98% के करीब माननीय सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के जजेज सीनियर ब्यूरोक्रेट, सीनियर डॉक्टर, सीनियर इंजीनियर, सीनियर साइंटिस्ट, सीनियर प्रोफेसर सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं। तो फिर सरकारी स्कूलों को कमजोर करके ये एजुकेशन को प्राइवेटाइज करने वाले कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जिन्होंने जातियां बनाई। और जाति बनाने से फायदा किसको हुआ, जाति बनाने से नुकसान किसको हुआ, इसका अंतर तुम्हें समझना पड़ेगा। जब तक इसका अंतर आप नहीं समझेंगे तब तक आपके बच्चों का कल्याण होने वाला नहीं है। आने वाले समय में आपके बच्चे पढ़ाई के अभाव में मजदूर बनेंगे, नौकरी के अभाव में मजदूर बनेंगे, और जब वो मजदूर बन जाएंगे तो वो फिर से गुलाम बन जाएंगे। क्या आप अपने आने वाले बच्चों को गुलाम देखना चाहते हो? अगर आप अपने बच्चों को गुलाम नहीं देखना चाहते तो जुल्म के खिलाफ बोलना सीखिए, आवाज को बुलंद कीजिए। अगर आप बुराई के खिलाफ बोलेंगे नहीं, अगर आप सच भी ईमानदारी से नहीं बोल सकते तो फिर तो डूब के मर जाना बेहतर है। फिर आप जिंदा कौम नहीं हैं, आप में और मरे हुए लोगों में कोई अंतर नहीं है। एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर अगर इतने मजबूती के साथ न्याय की बात को कर सकता है बिना डरे, तो फिर बाकी लोगों को डर क्यों है? अरे डर जाओगे, जो डर गया समझो मर गया। वो तो डायलॉग शोले फिल्म का भी है, पर वो डायलॉग नहीं, वो सच्चाई है। जो डर गया समझो मर गया। बाबा साहब तो खुद कहकर गए थे, बलि बकरियों को दी जाती है, शेरों की नहीं दी जाती। तो आप लोग शेर बनो, बकरी मत बनो, शेर बनो। लड़ना सीखो जुल्म के खिलाफ, लड़ना सीखो न्याय के खिलाफ, लड़ना सीखो शोषण के खिलाफ, लड़ना सीखो ईमानदारी के लिए, लड़ना सीखो भारत के संविधान को बचाने के लिए, लड़ना सीखो भारत के गौरव को बचाने के लिए। चूंकि भारत के गौरव को खत्म करने की साजिशें चल रही हैं। भारत में कौन लोग हैं वो जो धर्म को खतरे में बताते हैं? कौन लोग हैं वो जो नफरत का वातावरण पैदा करते हैं? कौन लोग हैं वो जो जाति और धर्म के नाम पर उन्माद करते हैं? कौन लोग हैं वो जो जाति और धर्म पूछ के लोगों की हत्याएं करते हैं? ऐसे लोगों को पहचानना होगा। यही लोग हैं जिन्होंने भारत में जाति की उत्पत्ति की, यही लोग हैं जिन्होंने हजारों साल तक हमें गुलाम बना के रखा, हमारे आगे बढ़ने के रास्ते बंद करके रखा। आज आपको जगना होगा, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना होगा, और उसके लिए सबसे आसान रास्ता है, इस लड़ाई को तलवार से, हथियार से नहीं लड़ा जा सकता। इस लड़ाई को बुद्धि और विवेक से, अपनी काबिलियत से, जैसे बाबा साहब ने लड़ा, उसी तरह संवैधानिक तरीके से बुद्धि और विवेक से इस लड़ाई को लड़ा भी जा सकता है और जीता भी जा सकता है। क्योंकि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर तो इतना बेशकीमती चीज़ हमें देकर, वो है वोट। 1 मैन 1 वोट, 1 वोट 1 वैल्यू। आपको ये पता होना चाहिए था कि जब संविधान लिख रहे थे बाबा साहेब, जब संविधान सभा में इस बात पे चर्चा शुरू हुई कि अब अंग्रेज जाने वाले हैं, हमें अपनी सरकार चुननी है, हमें लोगों को वोट का अधिकार देना है, वोट का अधिकार किसको मिलना चाहिए, तो आपको जान के ताजुब होगा ज्यादातर संविधान सभा के सदस्य इस फेवर में थे कि वोट का अधिकार केवल जो इंडस्ट्रियलिस्ट इनकम टैक्स पे करते हैं,
उनको वोट का अधिकार होना चाहिए। जो बड़े जमींदार हैं उनको वोट का अधिकार होना चाहिए, और जो ग्रेजुएट हैं उनको वोट का अधिकार होना चाहिए। सोच के देखो, अगर डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान सभा के उन सदस्यों की बात को मान लेते तो भारत के केवल 5% लोगों को वोट डालने का अधिकार मिलता। उसके बाद जो 5% लोग सरकारों को चुनते, वो सरकारें केवल उन 5% लोगों के लिए काम करती। आपके लिए ना कोई स्कूल बनता, ना कोई अस्पताल बनता। आपके लिए जो संभव हो पाया, जो भी कुछ तरक्की के रास्ते खुले हैं, वो इसलिए खुले हैं कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान सभा के सामने अड़ गए और उन्होंने कहा कि वोट का अधिकार केवल इनकम टैक्स पे ही कोई नहीं, केवल बड़े जमींदारों को ही नहीं, केवल ग्रेजुएट को ही नहीं, भारत में रहने वाले सभी लोगों को समान रूप से, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म के हों, किसी भी क्षेत्र के हों, किसी भी भाषा को बोलने वाले हों, स्त्री हो या पुरुष हो, मजदूर हो या किसान हो, सभी को समान रूप से वोट का अधिकार मिलेगा। और उन्होंने अपनी विद्वता से, अपनी काबिलियत से, अपने तर्क बुद्धि से पूरी संविधान सभा को इस बात को मानने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन गलती हमसे हो गई, गलती हमसे हो गई कि कितने मुश्किल से डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें वोट का अधिकार देकर अपनी सरकारों को अपनी इच्छा के हिसाब से चुनने का मौका दिया। लेकिन हम अपनी इस बहुमूल्य वोट की कीमत को समझ नहीं पाए। 1500 रुपए में, 2000 रुपए में शराब की बोतल में, 10-20 किलो अनाज में हमने इस अपनी वोट को बेच दिया। और हम ये भूल गए, जिन पूंजीपतियों के पैसे से वो लोग हमारी वोट को खरीदते हैं, उन्हीं पूंजीपतियों के हाथों वो पूरे देश को बेच देते हैं, हमारे बच्चों के भविष्य को बेच देते हैं। तो आपको अपनी वोट की कीमत भी पहचाननी होगी और अपनी इन सारी जातियों को खत्म करके पूरे बहुजन समाज को एकजुट करना होगा, जिनको हम संविधान की भाषा में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग कहते हैं। हम सब लोग को एकजुट होना होगा, क्योंकि हमारे पूर्वज एक थे, हमारा खून एक है, हमारे पूर्वज बौद्ध थे। हमें अपनी सांस्कृतिक विरासत को, अपने बुजुर्गों की उस विरासत को बचाना होगा और फिर से भारत को गौरवान्वित करना होगा। इन्हीं शब्दों के साथ, इस उम्मीद और आशा के साथ कि आप मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे और हमारे जिन विद्वान वक्ताओं ने आपको अपने वक्तव्य के माध्यम से अपने समाज के इतिहास का अवबोध कराने की कोशिश की है, उसको आपने ध्यान से सुना होगा और आप निश्चित तौर पर सच को जानेंगे, अपने इतिहास को जानेंगे और अपने आने वाले बच्चों का एक नया इतिहास आप बनाएंगे। इस उम्मीद के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए बहुजन हलचल न्यूज।